हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अबाउट वार्म फ्रंट। एक्सप्लेनेशन में हम वार्म और कोल्ड फ्रंट दोनों की बात यहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द सॉइल्स इन इंडिया। यहां पे कैटेगोरिकली हम लेटराइट सॉइल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पाम ऑयल। ऑल्दो ये एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट पाम ऑयल बहुत ज्यादा न्यूज में है, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इन माइंस को जो है करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको हिंट भी दिया है कि आप आयरन माइंस का यहाँ पे जो है टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेस इन न्यूज। हर हफ्ते हम करते हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली जो है मैच्ड है। चलिए लेट्स स्टार्ट। नाउ वार्म फ्रंट से एसोसिएटेड टॉपिक है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है वार्म फ्रंट बेसिकली एक स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस है अलोंग विच एक्टिव मूवमेंट होती है वार्म एयर की ओवर कोल्ड एयर। और जब ये वार्म एयर मास कंप्लीटली ओवरटेक कर देता है, कंप्लीटली सिट्स ओवर द कोल्ड एयर मास, इसको फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है वार्म फ्रंट में हमेशा ही मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन होगी ओवर लार्ज एरिया फॉर सेवरल आवर्स। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने वार्म फ्रंट के बारे में क्या पढ़ा है, एंड योर करेक्ट आंसर इज 1 and 3। सेकेंड ऑप्शन गलत है क्योंकि इस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस नहीं फ्रंटोलिसिस कहते हैं। जब भी फ्रंट्स डिसिपेट होंगे उन्हें जो है फ्रंटोलिसिस कहा जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। तो बिफोर आई स्टार्ट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ जब भी आप वार्म एयर की बात करेंगे या कोल्ड एयर की बात करेंगे, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, वार्म एयर बीइंग लाइटर ऑलवेज राइजेस अप, और जहां भी वार्म एयर होती है आपको पता है वहां पे हमेशा लो प्रेशर होता है। सिमिलरली कोल्ड एयर बीइंग डेंसर ऑलवेज सिंक्स, हमेशा ही नीचे की तरफ आती है। जहां भी कोल्ड एयर होगा वहां हमेशा होगा हाई प्रेशर। तो ये 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोल्ड एयर पे हमेशा हाई प्रेशर होगा, इट विल सिंक, राइट। जो आपकी वार्म एयर है इट राइजेस अप। ये एक जनरल कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पांचवी चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो फ्रंट्स की बात तब होगी जब एयर मासेस जो है एक दूसरे के पास आएंगे, राइट। कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास, राइट। अब ध्यान रखना कैसे नाम पड़ेगा वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का। तो दो ही तरह के एयर मासेस हैं जो आपको अभी पता होने चाहिए। तो जब कोल्ड एयर विल मूव टुवर्ड्स वार्म एयर तो आप उसको क्या कहोगे, कोल्ड फ्रंट। व्हेन वार्म एयर मास मूव टुवर्ड्स कोल्ड एयर मास उसका नाम क्या होगा, वार्म फ्रंट। तो जहां से आप मूवमेंट शुरू कराओगे वही उस फ्रंट का नाम होगा। अगर मूवमेंट आपने कोल्ड एयर की शुरू कराई तो उसका नाम कोल्ड फ्रंट होगा, मूवमेंट आपने वार्म एयर की शुरू कराई तो उसका नाम वार्म फ्रंट होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अब देखो हो क्या रहा है। सो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आई होप आपको ये बेसिक से समझ में आ गए। मैं आपको और डिटेल्स जो है समझाती हूँ। ओके, नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड फ्रंट की, राइट। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड दैट वे। सो आप ये मान के चलो कि कोल्ड एयर मास है, राइट, एंड वार्म एयर मास है। कोल्ड फ्रंट क्या होगी, जब कोल्ड एयर मास विल मूव टूवर्ड्स वार्म एयर मास। अब देखो क्या हो रहा है, कोल्ड एयर का मास का प्रेशर ज्यादा है तो बेसिकली वो धक्का दे देगी, इट विल पुश वार्म एयर। अब पुश होके वार्म एयर कहां जाएगी, वार्म एयर पुश क्यों हुई, बिकॉज इसका प्रेशर बहुत लो है। कोल्ड एयर जो है बिल्कुल प्रेशर से आती है। वार्म एयर बीइंग लाइटर एक्चुअली गोज अप। तो ये चीज आपने ध्यान रखी कि कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कोल्ड एयर जो है वार्म एयर को पुश कर लेगी, वार्म एयर ऊपर जाना शुरू कर देगी, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोल्ड एयर कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है वार्म एयर मास को और वार्म एयर मास एब्सोल्युटली ऊपर चला जाता है। दैट्स व्हाट द डायग्राम आल्सो सेज कि कोल्ड एयर मास जो है कोल्ड फ्रंट कब बनेगा, जब कोल्ड एयर मूव हो रही है टुवर्ड्स वार्म एयर, राइट। कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह लेने लगेगी, क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर का प्रेशर ज्यादा है एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर गोज अप। तो ये आपका कोल्ड फ्रंट्स का मैकेनिज्म है। वार्म फ्रंट में देखो क्या होगा, वार्म फ्रंट में बेसिकली क्या होता है, अब देखो क्या होगा, एक तरफ कोल्ड एयर है एक तरफ वार्म एयर। आपको पता है वार्म एयर का तो प्रेशर ही कम है, तो इतनी तो उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो कोल्ड एयर को रिप्लेस कर दे, राइट।
इसीलिए वार्म एयर जब मूव करती है टुवर्ड्स कोल्ड एयर, वो कोल्ड एयर को रिप्लेस नहीं करती बल्कि उसके ऊपर से कुछ इस तरह से निकल के चली जाती है। इसीलिए आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस है जहां पे वार्म एयर ओवर कोल्ड एयर जाती है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि इस स्लोपिंग सरफेस पे वार्म एयर धीरे धीरे खुद ही ऊपर की तरफ निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस नहीं कर पाती कोल्ड एयर को, इसका तो प्रेशर ही बहुत ज्यादा कम है। तो याद रखना है आपने, कोल्ड फ्रंट की जब भी बात होगी, कोल्ड एयर विल मूव टुवर्ड्स वार्म एयर, कोल्ड एयर जो है रिप्लेस करने की कोशिश करती है, प्रेशर उसका ज्यादा है एंड वार्म एयर गोज अप। वार्म फ्रंट में उल्टा है, वार्म एयर रिप्लेस नहीं कर सकती बिकॉज उसका प्रेशर ही कम नहीं है, सो इट जस्ट गोज अप इन अ स्लोपिंग सरफेस। तभी आप देखोगे यहां पे जो क्लाउड की फॉर्मेशन भी है वो बहुत ही हॉरिजॉन्टल टाइप से होती है। क्यों? क्योंकि स्लोप ही ऐसा है एंड इस पूरे स्लोप में धीरे धीरे जो है मॉडरेट रेनफॉल ओवर लार्ज एरिया होती है। रादर यहां पे आप देखो, क्योंकि वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी आप देखोगे वर्टिकल होगी। तो कोल्ड फ्रंट में आप देखोगे हमेशा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट, वर्टिकल क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, और वार्म एयर फ्रंट में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, राइट। और जो आपका एक और स्टेटमेंट था फ्रंटोजेनेसिस वाला, तो जब एयर मास डिसिपेट हो जाता है उसको फ्रंटोलिसिस कहते हैं। तो वार्म फ्रंट में जब ऐसी कंडीशन आएगी कि वार्म एयर मास एब्सोल्युटली कोल्ड एयर मास के ऊपर जो है स्थिर हो जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा, तब आप कहोगे कि फ्रंट डिसिपेट हो गया। सी इनिशियल प्रोसेस में तो प्रोसेस शुरू हो रहा है ना कि वार्म एयर मास जो है ऊपर आता जा रहा है कोल्ड एयर मास के, राइट, वो आपका शुरुआती प्रोसेस है। बट इन द एंड व्हेन द एंटायर थिंग डिसिपेट्स, कब डिसिपेट होगा? जब पूरा का पूरा वार्म एयर मास जो है इस पूरे स्लोप पे जो है कोल्ड एयर पे बैठ चुका होगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड योर फ्रंटोलिसिस। तो यहां पे क्या होगा? फ्रंटोलिसिस कब होता है? जब वार्म एयर मास कंप्लीटली सिट्स ओवर द कोल्ड एयर मास। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेटराइट सॉइल्स के बारे में। लेटराइट सॉइल्स जो हैं जनरली रेड इन कलर होती हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, और टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए इसे, राइट, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी हाउ दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। आपका करेक्ट आंसर है 1 and 4, राइट। यहां पे जो गिव अवे स्टेटमेंट था वो था थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कैसे था? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। अगर आपने सॉइल्स पढ़ा हुआ है तो यूपी में तो एलुवियल सॉइल्स है, राजस्थान में आपने देखा एरिड सॉइल्स है। तो जो लेटराइट सॉइल है वो किसी छोटे रीजन में हो सकती है बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। मैं आपको दिखाती भी हूं, यूपी में आप देखिए पूरी की पूरी आपकी एलुवियल सॉइल्स है, लेटराइट सॉइल्स वेल डेवलप्ड नहीं है वहां पे। राजस्थान में भी आप देखेंगे एरिड सॉइल्स है, कहीं कहीं लेटराइट सॉइल होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है। तो वेल डेवलप्ड वाज द कीवर्ड। अगर इन जनरल कहा होता ना कि जो लेटराइट सॉइल्स हैं वो राजस्थान में भी पाई जाती हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये कलर है लेटराइट सॉइल का, हाँ जी, कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, लेकिन इट कैटेगोरिकली सेज वेल डेवलप्ड, तो दे आर नॉट वेल डेवलप्ड आइदर इन राजस्थान और इन यूपी। दैट इज वाई द आंसर इज रॉन्ग। तो यहां पे आप बहुत कुछ सोचने की कोशिश कर सकते हैं, रेड कलर है, नाइट्रोजन पोटैश, बट वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर अ गिव अवे स्टेटमेंट। तो अगर थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो ऑप्शन ही 1 and 4 बनता है। लेटराइट सॉइल्स जो है ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने एग्जाम में जरूर ढूंढनी है, कुछ ना कुछ आपका विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन जरूर सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं, लेटराइट सॉइल ऐसी जगह होता है जहां पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल होता है ना, ऑल्टरनेट पीरियड्स में होता है, और क्योंकि इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है तो आप देखते हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है लीच भी हो जाते हैं। रादर आप देखोगे कि ऐसे बहुत से बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं वो ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल को एट टाइम्स रिमूव भी कर देते हैं, राइट। तो जब ह्यूमस कंटेंट रिमूव हो जाता है तो आप देखते हो लेटराइट सॉइल सूटेबल फॉर कल्टीवेशन रहती ही नहीं, इसीलिए इनसे जो है ब्रिक्स बनाई जाती है। हाउएवर अगर इनमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स लगाए जाएं तो डेफिनेटली इनको बनाया जा सकता है फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन, राइट। तो यहां पे आप याद रखेंगे दे आर सूटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट,
राइट और यहाँ पे ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी से दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन से आपकी लर्निंग ये भी है कि टैपियोका भी यहाँ पे ग्रोज वेल। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, क्वेश्चन से भी हमारी बहुत लर्निंग्स होती हैं, तो जो भी आपके नोट्स हैं वहां पे अपन चीजों को जरूर नोट कर लें, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम ऑयल से रिलेटेड। सो क्वेश्चन कहता है पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। आपने न्यूज में देखा भी होगा, मलेशिया इंडोनेशिया से एसोसिएटेड बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है। नेक्स्ट, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो यहां पे कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 2 and 3। फर्स्ट गलत है। अब ध्यान रखना, ऑल्दो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया मलेशिया से आजकल एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई का पार्ट है, लेकिन नेटिव नहीं है वहाँ का। शुरुआत की अगर हम बात करें, ये नेटिव है अफ्रीका का, राइट। आज से ऑलमोस्ट 100 years बैक इसको जो है साउथ ईस्ट एशिया लाया गया था। एंड आज के समय में अगर आप देखें, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया मलेशिया जो है वर्ल्ड की 85% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई का पार्ट बनते हैं। ऑल्सो पाम ऑयल की मैक्सिमम यील्ड कब होती है, जब ये 10 डिग्री साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में ग्रो किया जाता है। तो हमेशा ही जो ये नेटिव वाला पार्ट है, इस पे आप ध्यान दें, इट सेज इट इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, नहीं, इट इज नेटिव ऑफ अफ्रीका। आज से ऑलमोस्ट 100 years पहले वहां से इसको साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया है। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, कि इसको बायोडीजल की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। हाँ, बायोडीजल इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल। तो जो आपका पाम ऑयल है, वो जो बॉयलर्स होते हैं जहां पे ये चीजें होती है, एज अ बॉयलर फ्यूल भी यूज होता है। तो बॉयलर फ्यूल सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि कोल और गैस भी यूज हो सकता है। ऑयल और गैस सबसे इजी यूज करने वाले बॉयलर फ्यूल्स है, कोल की जो है अपनी दिक्कतें हैं, बट अगेन दैट्स समथिंग दैट वी डोंट हैव टू डिस्कस नाउ। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कि ये लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स में यूज होता है। यस, अब ध्यान देना, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लिपस्टिक परफ्यूम्स में यूज होता है। जो पाम ऑयल है, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर्स एंड होल्ड दी कलर्स वेल, इसीलिए लिपस्टिक्स में यूज होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में है तो वो जो आपका पूरा मैकेनिज्म जो है पिघल गया। सिमिलरली बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और जो है लास्टिंग फ्रेग्रेंस जो है ये दे सकता है, इसलिए परफ्यूम्स में भी यूज होता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली ये डिटर्जेंट या वॉशिंग प्रोडक्ट्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। कैसे? सो बेसिकली जब आप पाम ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां पे एक बाई प्रोडक्ट आता है जिसे POME डिस्चार्ज कहते हैं। POME डिस्चार्ज क्या होता है? पाम ऑयल मिल एफ्लुएंट फाइनल डिस्चार्ज। अब ये जो बाई प्रोडक्ट है पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन का, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इंफीरियर क्वालिटी का होता है। तो जो भी इंफीरियर क्वालिटी के पाम ऑयल्स हैं, उनको जो है खाने में नहीं यूज किया जाता, उनको डिटर्जेंट्स या सोप या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये सारे पॉइंटर्स जो हैं आपने याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ऑफ नाउ। ओके, नेक्स्ट करेक्ट वंस बताने हैं। मैंने आपको बताया भी था, ये जो है आपकी आयरन माइंस की बात यहाँ पे हो रही है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस। एक लिमिट तक आप याद रख सकते हैं। एज ए ह्यूमन हमारी लिमिटेशंस है, तो जो भी हम प्रीमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं उनके आप नोट्स जो है जरूर बना रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। यू हैव बाइलादिला माइंस, कुद्रेमुख माइंस एंड मयूरभंज। तो आप इनके जो है स्टेट्स इनसे मैच कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों आप याद रखेंगे, बाइलादिला माइंस, कुद्रेमुख एंड मयूरभंज। मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, बाइलादिला माइंस छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मयूरभंज आप देखेंगे उड़ीसा की बात है, कुद्रेमुख जो है आपका कर्नाटका की बात हो रही है। तो इनको जो है आप डेफिनेटली याद करने की कोशिश करें। पिछली बार हमने यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, कोल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। सो बाय एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ सच रिसोर्सेज जिनके आपको नाम पता होंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लेसेस इन न्यूज। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। पैंटेनल वेटलैंड्स, गल्फ ऑफ गिब्स एंड सोलोमन आइलैंड्स। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तीनों करेक्ट है। पैंटेनल वेटलैंड जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं। दे आर बीइंग कोशिश की जा रही है कि इनको कंजर्व किया जाए। डिग्रेडेशन यहाँ बहुत है। इन 3 कंट्रीज में, ब्राजील, बोलिविया एंड प्राग में ये जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखें ट्यूनीशिया में गल्फ ऑफ गेब्स है। ट्यूनीशिया अगर आप देखें, दिस इज द पोजीशन ऑफ ट्यूनीशिया। और अगर हम और अफ्रीकन कंट्री को डिटेल में देखें तो यू हैव गल्फ ऑफ गेब्स हियर। तो रिसेंटली यहाँ पे एक शिप सिंक हुआ था जिसकी वजह से दिस वाज इन न्यूज़। तो इसलिए भी बहुत ही ट्रिवियल सा पॉइंट है ये, पीपल टेंड टू मिस दिस, इसीलिए आपको गल्फ ऑफ गेब्स भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन आइलैंड्स। सो सोलोमन आइलैंड्स क्यों न्यूज में था? तो रिसेंटली दे ट्राइड कि एक सिक्योरिटी पैक्ट करेंगे चाइना के साथ। तो अगर चाइना के साथ इनका सिक्योरिटी पैक्ट हो जाता है तो जियोपॉलिटिक्स की टर्म में ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो जाते हैं। चाइनीज प्रेजेंस हो सकती है बहुत इफेक्टिव सोलोमन आइलैंड्स में, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही याद रखनी है और इसी तरह से जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। सो बिफोर आई गो, मैं हमेशा बोलती हूँ वर्क ऑन दी सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है आपको समझने में मुश्किल होती है, रिटेन करने में मुश्किल होती है। ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैव कंटेंट वीडियोज़, करंट अफेयर्स फॉर द इंटायर ईयर अंटिल योर प्रीलिम्स। और जो करंट अफेयर्स है, जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, ये करंट अफेयर्स प्री प्लस मीन्स दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज जो कि आपको मिल सकता है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली लॉग इन टू आवर वेबसाइट, वॉच द डेमो लेक्चर्स एंड सी कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी मदद हो सकती है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।